आज का दिन बहुत विशिष्ट दिन है। आज नवरात्रि की शुरुआत है, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है, पहला दिन है। आज विक्रम संवत की शुरुआत है और कल भी बहुत विशिष्ट दिन था। कल वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे था। और जंगल और हम जुड़े हुए हैं। हमारा ही आधा हिस्सा जंगल है, समझ लीजिए। हमारे जो भी अंग हैं उसका जो दूसरा हिस्सा है वह प्रकृति और जंगल में ही है। अगर फेफड़ा हमारे अंदर है तो फेफड़े को ऑक्सीजन देने वाला बाहर है। अगर हमारे अंदर भूख प्यास है, हमारे अंदर ऊर्जा की ज़रूरत है, तो वो ऊर्जा हमें, भोजन हमें जंगल से ही मिलती है, वनस्पतियों से ही मिलती है। तो उनकी हम देखभाल करें, उनका स्तर, उनकी संख्या, उनका क्षेत्रफल, उनका घनत्व बचाए रखें, ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ, अगर जंगल कम हो गए तो धरती माँ बीमार पड़ जाएगी। अभी भी धरती माँ बीमार है, धरती माँ को बुखार है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमें बुखार ही तो कहा जाता है। अगर धरती माँ का टेम्परेचर बढ़ गया तो धरती माँ बीमार है, बुखार है। ओजोन लेयर कम हुआ तो भी धरती माँ बुखार है। उसके अंदर का पानी का खून, धरती के नीचे का पानी उसका खून है। तो अगर वो वाटर टेबल डाउन हुआ तो भी धरती बीमार है। तो धरती के स्वास्थ्य के लिए जंगल होना ज़रूरी है, प्रकृति का बचा रहना ज़रूरी है, स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कल था, इन्हीं सब चीज़ों के लिए याद दिलाने के लिए। और चैत्र नवरात्रि और 9 संवत्सर की आपके और आपके परिवार को अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। एक श्लोक है जो नवरात्रि में बधाइयाँ आदान प्रदान की जाती हैं, उसमें ये श्लोक कई लोग लिखते पढ़ते भी हैं। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षे अस्मिन कुर्वात् सर्व मंगलम। जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता रहता है, उसी तरह यह नूतन वर्ष आपके और आपके समस्त परिवार के लिए हर दिन हर पल के लिए मंगलमय हो। ये जो नया संवत्सर, ये विक्रम संवत की शुरुआत जो हो रही है 2080 की, इसकी ढेर सारी बधाइयाँ। और हर दिन इस संवत का आपको खुशी दे, खुशहाल दे, मंगलमय हो। भौगोलिक आधार पर वर्ष में 2 बार, मार्च और अप्रैल तथा सितंबर अक्टूबर में दिन और रात की लंबाई समान होती है। इस समानता की वजह से साल में इन दोनों नवरात्रों को मनाया जाता है। भौगोलिक आधार पर वर्ष में ये तिथियों पर आधारित नहीं होते हैं। 2 बार मार्च, अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में दिन और रात की लंबाई समान होती है। 21-22 सितंबर और 21-22 मार्च। इस दिन से 9 संवत्सर शुरू होता है। ये 3-3 महीने का होता है, 4 संवत्सर होते हैं। एक जब दिन और रात बराबर होते हैं, और फिर एक जब रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे बड़ा होता है। तो इस तरह की 4 ये भौगोलिक स्थितियाँ आती हैं, 4 ये स्थितियाँ आती हैं जब दिन रात बराबर होते हैं, सितंबर और मार्च में। जून में जब दिन सबसे बड़ा होता है,
21-22 जून के आसपास और 21-22 दिसंबर के आसपास जब रात सबसे बड़ी होती है। ये सूर्य और धरती की स्थितियों पर निर्भर करता है, ये तिथियों के अनुसार नहीं है, तिथियों से परे है। लेकिन नवरात्रि जो मनाई जाती है यह तिथियों के अनुसार है, तो इसलिए दिन रात बराबर होने की स्थिति से थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। भौगोलिक आधार पर वर्ष में 2 बार मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में दिन और रात की लंबाई समान होती है। इस समानता की वजह से साल में इन दोनों नवरात्रों को मनाया जाता है। वजह वही है, इन 9 दिनों के दौरान हमारा शरीर प्रकृति में आए बदलावों को सामंजस्य करने हेतु अपने को तैयार करता है। अब हम जाड़े से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए शरीर में जो अपनी तैयारियां होती हैं वो करता है, ओवरहॉलिंग करता है, समझ लीजिए। इसके फलस्वरूप हमारे मन और दिमाग में भी यथोचित परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार नवरात्रि के दौरान व्रत रखकर सृष्टि प्रकृति की शक्ति को ध्यान और एहसास करने से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। दोनों नवरात्रि के समय ही ऋतु परिवर्तन होता है। गर्मी और शीत के मौसम के प्रारंभ से पूर्व प्रकृति में बड़े परिवर्तन होते हैं। जैसा मैंने आपने कहा, प्रकृति माँ की इसी शक्ति के एहसास और ध्यान को आधार मानते हुए नवरात्रि वर्ष पूजा, हर्ष और आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। खुशनुमा मौसम इस पर्व की महत्ता को और बढ़ाता है। एक बार फिर विराट प्रकृति माँ की शक्ति की प्रतीक नव दुर्गा को प्रणाम करते हुए आपको और आपके परिवार को पुनः मंगल कामनाएं। उस शक्ति की प्रतीक माँ से इस प्रार्थना के साथ कि आपको और आपके परिवार को स्वस्थ और आनंद रखे। तो यह तो हम लोगों की नवरात्रि के बारे में चर्चा, शुभकामनाएं। और विक्रम संवत की शुरुआत होती है और विक्रम संवत चाँद की स्थितियों के साथ सौर नक्षत्र वर्ष का भी उपयोग करता है। विक्रम संवत कैलेंडर का नाम राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया, जहां संस्कृत शब्द संवत को प्रयोग वर्ष को दर्शाने के लिए किया गया है। विक्रमादित्य का जन्म 102 वर्ष ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु 15 ईस्वी को हुई थी। तो 57 ईसा पूर्व, 57 वर्ष ईसा पूर्व में भारतवर्ष के इस महान राजा विक्रमादित्य ने देशवासियों को शकों के अत्याचारी शासन से मुक्त किया था। शकों के अत्याचारी शासन से मुक्त किया था। उसी विजय की स्मृति में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। तो यह विक्रम संवत की शुरुआत जो 57 वर्ष पहले से शुरू हुई, इसीलिए ये इसमें 57 संख्या जोड़ करके, अगर 2023 है तो इसमें 57 वर्ष जोड़ करके 2080 विक्रमी संवत शुरू हो रही है। और वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे की मैंने अभी चर्चा की, तो अब पूरी धरती, इसकी प्रकृति सभी को ध्यान में रखते हुए अब वैश्विक या पूरी धरती की संस्कृति, वैश्विक दर्शन, वैश्विक फिलॉसफी व वैश्विक विज्ञान विकसित होने का समय आ गया। वही वसुधैव कुटुंबकम, अभी तक तो वह परिकल्पना में रहा होगा ऋषियों की, लेकिन बहुत ही प्यारी परिकल्पना थी। लेकिन अब समय आ गया है, धरती की समस्याएं भी उसी तरफ इंगित कर रही हैं कि अब सब कुछ धरती के परिप्रेक्ष्य में हो, वसुधैव हो सब कुछ, वसुधैव संस्कृति हो, वसुधैव फिलॉसफी दर्शन हो, वसुधैव विज्ञान हो और वसुधैव देखभाल हो, वसुधैव संवेदना हो। अब पूरी धरती के लिए होना, ये पूरी धरती के लिए होना, जहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है उसके आधार पर होना। इसमें धरती के किसी भाग का कोई अहंकार भी नहीं होना कि यह धरती का हिस्सा सर्वश्रेष्ठ है या ये विश्वगुरु बनेगा, यह सब कुछ नहीं। पूरी धरती, इस शरीर का हर हिस्सा इम्पोर्टेंट है, वैसे धरती का हर हिस्सा इम्पोर्टेंट है। किसी भाग का कोई अहंकार भी नहीं कि पूरब श्रेष्ठ है या पश्चिम, किसी भाग का अपना स्वार्थ भी नहीं होगा। पूरी धरती एक विराट जीवन शरीर है, पूरी धरती एक विराट जीवन शरीर है। इस एहसास, भाव व समझ के साथ होगा
पूरी धरती और उसमें अवस्थित सभी मनुष्य, प्राणी, वनस्पति और संपूर्ण पर्यावरण के कल्याण के लिए होगा। हर मनुष्य को धरती का श्रेष्ठ अंग व नागरिक होने का गौरव और आनंद का एहसास करना होगा और लोकतंत्र और जीवतंत्र या जीवोक्रेसी जिधर जा रही है वह तंत्र इसका एहसास भी कराएंगे। विज्ञान, वैश्विक सूचना व संवाद तंत्र, आवागमन एवं नई पीढ़ी का गरिमामय मानसिक खुलापन इसमें सहयोगी होंगे। विज्ञान, वैश्विक सूचना व संवाद तंत्र, आवागमन एवं नई पीढ़ी का गरिमामय मानसिक खुलापन इसमें सहयोगी होंगे, ताकि तारिक बदायूनी के शब्दों में एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। तो ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी उसी की तरफ हमको सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम वैश्विक दृष्टि से सोचें। और वैश्विक दृष्टि से सोचने में हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है वह है वायु, प्राण वायु। ये जो हमारे नाक में जा रही है और निकल रही है, यह वैश्विक है। प्राण वायु किसी एक क्षेत्र की नहीं है, किसी एक व्यक्ति, एक वनस्पति या एक जगह से नहीं आई है। यह अकेले हमें पूरी धरती से जोड़ने के लिए, पूरी धरती हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, हमारा परिपूरक है, उसको याद दिलाती है। अगर हम सोच लें कि हम एक व्यक्ति या एक जीव से निकले हुए सांस को अपने अंदर नहीं आने देंगे, तो क्या ये संभव है? ये तो हमको सबको जोड़ती है और जुड़ाव ही नहीं महसूस कराती, ये हमें सबकी सूचनाएं भी लाती है। आप ये मत समझिए कि आपके अंदर सांस गई और बाहर निकल आई तो यूं ही निकल आई। इस प्राणवायु के साथ आपके शरीर का पूरा सब कुछ निकल रहा है, सारी सूचना लेके निकल रही है और इससे जो भी सूचना लेना चाहे ले सकता है। इसके लिए अगर कभी कोई उपकरण तैयार हुए, जैसे आजकल मोबाइल और ये सब उपकरण तैयार हो गए हैं, लेकिन ध्यान से, पहले ज़माने में ऋषियों मुनियों द्वारा ध्यान से ही इसके माध्यम से सब कुछ समझ लिया जाता था, एहसास कर लिया जाता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है वैश्विक चिंतन की। और अब हम इधर भोपाल गए थे, वहाँ हमारे मित्र हरि भटनागर ने एक पुस्तक मुझे भेंट की, जहाँ पाल सार्त्र के बारे में उन्होंने उसका एडिट किया था। इधर मुझे उसमें कुछ पढ़ने पलटने का मौका भी मिला। वैसे जब मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ी थी सिविल सर्विसेज के इम्तहान के दौरान, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद और जयपाल सार्त्र का दर्शन ये गहराई से पढ़ा भी था, लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं पता थी, वो अभी इसको किताब को पढ़ करके मुझे ज्ञान हुआ कि दुनिया में एक अकेला साहित्यकार या दार्शनिक है या व्यक्ति है, जयपाल सार्त्र, जिसने नोबेल प्राइज़ को ठुकरा दिया था। 1964 में, 1964 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन इन्होंने उस नोबेल प्राइज़ को ठुकरा दिया था। उस समय वो 59 साल के थे, 59 साल। द 59-year-old author Jean-Paul Sartre declined the Nobel Prize in Literature, which he was awarded in October 1964. He said he always refused official distinctions and did not want to be institutionalized. उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा किसी ऑफिशियल या किसी संस्था द्वारा, किसी सरकारों से सपोर्टेड कोई अवार्ड लेने से अपने को बचाने का व्रत लिया है। और ये स्वीडन गवर्नमेंट और वहाँ के
उस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो ये इन्होंने इसको ठुकरा दिया था। इन्होंने कहा मैं अपनी स्वतंत्रता बचाए रखना चाहता हूँ, और जब कोई पुरस्कार मैं ग्रहण कर लूँगा, भले ही नोबेल प्राइज़ हो, तो वह पुरस्कार देने वाली संस्था के विचार लोग मुझ पर आरोपित कर लेंगे कि अच्छा ये उससे सहमत है। मैं स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहता हूँ, स्वतंत्र रूप से लिखना पढ़ना चाहता हूँ, स्वतंत्र रूप से धरती को, दुनिया को देखना चाहता हूँ, मेरा दर्शन स्वतंत्र है, मेरे विचार स्वतंत्र हैं, तो मैं उस पुरस्कार देने वाली संस्था के जकड़न में भी अपने को नहीं जकड़ना चाहता। मैं अपनी स्वतंत्रता में किसी तरह का लेश मात्र भी बाधा नहीं डालना चाहता। 2.5 लाख स्वीडिश डॉलर या जो भी उनकी करेंसी हो, उसका वह पुरस्कार राशि भी ठुकराया, वह पुरस्कार भी ठुकराया। अकेला व्यक्ति है दुनिया में। सोचिए कितना विराट उसकी स्वतंत्रता रही होगी, कितने विराट उसका चिंतन रहा होगा। तो इस पर फिर किसी दिन इनके एग्जिस्टेंशियलिज्म पे चर्चा करेंगे। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में शायद अस्तित्ववाद के बारे में जहाँ पाल सार्त्र ने ही कहा है या इनके किसी सहयोगी ने कहा है कि इस चिंतन धारा या विचारधारा को ऐसे परिभाषित किया है उन्होंने कि अस्तित्ववाद एक ऐसा बंधन मुक्त चिंतन है, किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं, सबसे फ्रीडम, बंधन मुक्त चिंतन। तो जो बंधन मुक्त चिंतन रखेगा वह किसी पुरस्कार के बंधन में भी नहीं बंधेगा। ये ठीक है कि पुरस्कार देने के पहले उसने किसी शर्त नहीं मानी और पुरस्कार लोगों ने उनको दे दिया, लेकिन पुरस्कार लेने के बाद भी लोग कुछ न कुछ बंधन उनके विचारों पर आरोपित कर लेंगे। वह उनसे भी मुक्त रखना चाहता है, खुद तो मुक्त रहता ही है, भविष्य में अपने विचारों को भी किसी बंधन के साथ रख करके न देखें, उससे भी मुक्ति चाहता है। एब्सोल्यूट मुक्ति, एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो अस्तित्ववाद एक ऐसा बंधन मुक्त चिंतन है जो नियतिवाद एवं पूर्व निश्चित दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक सिद्धांत एवं नियमों की में विश्वास नहीं करता। एक ऐसा बंधन मुक्त चिंतन केवल अस्तित्व पर विश्वास करता है कि हम हैं, एग्जिस्ट करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है। जो मैं अक्सर कहता हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड, ईश्वर की जब मैं एग्जिस्टेंस जो शब्द का भी इस्तेमाल करता हूँ कि वो एग्जिस्टेंस ही संपूर्णता है, उस एग्जिस्टेंस में जो भी शाश्वत नियम हैं, वो नियम उन्हीं शाश्वत नियमों से चलता है, उसकी तलाश ही विज्ञान करता है। जहाँ तक देख पाता है वो विज्ञान मानता है, और जब कुछ नया और आ जाता है तो विज्ञान अपने को परिवर्तित भी कर लेता है। अगर कुछ नया सत्य उभरा जो पिछले से अलग है तो विज्ञान हमेशा अपने को करेक्शन के लिए, परिवर्तन के लिए तैयार रहता है। तो उस सेंस में कि विज्ञान भी जब अंतिम सत्य में जब तक नहीं पहुंच जाता तो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो अस्तित्ववाद एक ऐसा बंधन मुक्त चिंतन है, या ऐसा बंधन मुक्त चिंतन या सत्य की खोज है कह लीजिए, जो नियतिवाद कि जो लिखा हुआ है वो होगा, ये नियति कुछ नहीं है। पूर्व निश्चित दार्शनिक, अब तक जो दार्शनिक चिंतन है उनसे भी ऊपर, जो अब तक सामाजिक चिंतन है उनसे भी ऊपर, और अब तक जो आर्थिक चिंतन है, आर्थिक फिलॉसफीज है उनसे भी ऊपर, अभी कुछ और एग्जिस्ट करने को तैयार है। वैज्ञानिक सिद्धांत जो अब तक हैं उनमें भी परिवर्तन की संभावना देखता है, एवं नियमों में विश्वास नहीं करता।
अब तक जो हम नियम कानून मानते जानते हैं उनमें भी विश्वास नहीं करता। शाश्वत जो एग्जिस्टेंस के प्रकृति के नियम हैं उन पर विश्वास। देखिए चिड़िया खूब आ रही हैं, नई नई तरह की आवाजें आ रही, नियमों में विश्वास नहीं करता। यह प्रतिपादन करता है, ये कहता है कि मनुष्य का स्वयं में अस्तित्व है। और यहाँ पर जो एक्सिस्टेंशियल फिलॉसफी रही हमारी बातचीत उससे थोड़ा आगे चली जाती है कि मनुष्य का तो स्वयं में अस्तित्व है ही, इस मनुष्य की जगह पे अब जीव ले आने की जरूरत। हर जीव का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, हर पेड़ पौधे वनस्पति का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। तो अस्तित्ववाद को अब नए परिप्रेक्ष्य में आज 21वीं सदी में नए संवत्सर और नए विक्रम संवत की शुरुआत 2080 में इसमें परिवर्तन की जरूरत है। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी और दर्शन को और आगे बढ़ाने की जरूरत है कि मनुष्य का स्वयं में अस्तित्व है। इसको कहने की जगह पे अब ज्यादा संपूर्ण होगा कि इस धरती पर जितने जीव जंतु वनस्पतियां हैं सबका स्वतंत्र अस्तित्व है। फिर आगे लिखते हैं, मनुष्य वह है जो बन सका है अथवा बन सकता है। मनुष्य वह है जो अब तक बन चुका है, जो अब तक हो चुका है और जो आगे होने वाला है उसको भी शामिल करते हैं। तो मनुष्य वह है जो बन सका है और अथवा बन सकता है, जो उसमें पोटेंशियलिटी है उसको भी शामिल करते हैं। तो मनुष्य वह है जो बन सका है या बन सकता है और उसका यह बनना उसके स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करता है। वो किसी ईश्वर पर या किसी पूर्व जन्म पर या किसी भविष्य के जन्म पर या किसी देवता पर निर्भर नहीं करता है वह, और उसका यह बनना, वह क्या बनेगा, उसके स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करता है। और यह अब वह मनुष्य ही नहीं, उसमें जीव और रख लीजिए कि जीव अब तक जो बन चुका है और जो बनेगा, क्योंकि इवोल्यूशन हर जीव में हो सकता है। यही जीव जंतु वनस्पतियां जैसे इस मनुष्य रेस को जन्म दिया है वो फिर एक नए रेस को भी जन्म दे सकती हैं। हम ये क्यों मान लें कि एक मनुष्य, एक तरह का मनुष्य बना करके उनका इवोल्यूशन खत्म हो गया, वह फिर नए रेस का भी जन्म दे सकते हैं। मनुष्य से ही एक नए रेस का जन्म हो सकता है, या मनुष्य सुपर कॉन्शियस, उसकी मानव चेतना बहुत बढ़ जाए तो भी एक नया नई चीज हो जाएगी, नया रेस बन जाएगा एक तरह से। लेकिन ये जो मनुष्येतर से जीव जंतु वनस्पतियां हैं अभी भी उनमें यह शक्ति बाकी बची है कि वह अगर मनुष्य ज्यादा गड़बड़ करेगा तो फिर एक नई प्रजाति मनुष्य से बेहतर पैदा कर लेंगे। तो उसका यह बनना उसके स्वयं के प्रयासों पर निर्भर होगा। तो यह एग्जिस्टेंशियलिज्म है फिलॉसफी, और जो पूर्ण स्वतंत्र चिंतन पर आधारित है। इसीलिए अपने उस चिंतन धारा पर किसी भी तरह का वह नियंत्रण नहीं चाहते थे या आक्षेप नहीं चाहते थे या संशय लोग उंगली उठाइए नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने नोबेल प्राइज भी ठुकरा दिया, उसके बंधन में भी वो नहीं बंधे। तो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के बारे में वो पैराग्राफ में एक बार फिर पढ़ता हूँ कि अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी एक ऐसा बंधन मुक्त चिंतन है जो नियतिवाद एवं पूर्व निश्चित दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक जो सीमा युक्त विज्ञान है उसकी बात हो रही है। वैज्ञानिक आर्थिक वैज्ञानिक सिद्धांत एवं नियमों में विश्वास नहीं करता और यह प्रतिपादन करता है, यह उद्घोष करता है कि मनुष्य का स्वयं में अस्तित्व है और जो बनना चाहता है उसका चयन करने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य वह है जो बन सकता है अथवा बन सका है। मनुष्य वह है जो बन सका है अथवा बन सकता है और उसका यह बनना
उसके स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करता है, उसके केवल स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करता है और किसी चीज़ पर नहीं। तो यह रहा एग्जिस्टेंस फिलॉसफी के बारे में। और अब एक आर्टिकल है सुशोभित की, अच्छी लगी इसलिए वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म लिंकन का एक दृश्य है कि पार्लियामेंट में अश्वेतों के अधिकार पर जोरदार बहस चल रही है। पार्लियामेंट में अश्वेतों, नॉन वाइट, ब्लैक या और भूरे रंग के या जो भी, अश्वेतों के अधिकार पर जोरदार बहस चल रही है। प्रस्ताव का विरोधी एक सांसद उठ खड़ा होता और कहता है, जो प्रस्ताव का विरोध कर रहा है मतलब श्वेतों का पक्ष में है, वो कहता है अश्वेतों को अधिकार, अश्वेतों को अधिकार, यह तो हद हो गई। इसके बाद अब क्या प्रस्ताव रखा जाएगा? यह कि औरतों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उस समय औरतों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। पूरी संसद इस कथन का जोरदार तालियों से समर्थन करती है। पूरी संसद इस कथन का कि अगर इस तरह से अधिकार देते गए तो फिर हम औरतों को मताधिकार भी दे देंगे। यह 1860 का दशक है और अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। कई बार मैं बता चुका हूँ, कह चुका हूँ। वहीं अश्वेतों को दासों के रूप में खरीदा बेचा जाता था। अश्वेतों को दासों के रूप में खरीदा बेचा जाता था। यह पूरी तरह से सर्वमान्य था। आज आप ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। आज अमेरिका दुनिया में लिबरलिज्म का गढ़ है, स्वतंत्र विचारधारा का गढ़ है। उनका अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स तमाम तरह के विमेन राइट्स, LGBTQ, BTQ राइट्स, एबॉर्शन राइट्स आदि का मुखपत्र है। पर आज से 250 साल पहले वहाँ भिन्न तस्वीर थी। आज से 250 साल पहले वहाँ भिन्न तस्वीर थी। तब उन लोगों ने कुछ सिद्धांतों पर सहमति बनाई थी। आज दूसरे सिद्धांतों पर सहमति बना ली है। सर्वसम्मति से संविधान बनता है और सर्वसम्मति से ही संविधान संशोधित होता है, परिवर्तित होता है। लेकिन सर्वसम्मति होती क्या है? क्या सर्वसम्मति हमेशा ठीक होती है? आखिर जब औरतों को मताधिकार नहीं था, वही सर्वसम्मति था, तो क्या वो सही था? जब औरतों को जिंदा जला दिया जाता था सती प्रथा के नाम पे, वो भी तो सर्वसम्मति था। (1860) का दशक कैसे कैसे परिवर्तन होता है। 1860 का दशक तो पुरानी बात हो गई। अभी पिछली सदी में 1940 के दशक में जर्मनी में तमाम तरह के रेशियल थ्योरी चलती थी। नात्सीवाद का आधार पूर्णतया वैज्ञानिक माना जाता रहा। बड़े बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हिटलर की हुकूमत में तैनात थे, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यहूदी, स्लाविक, अश्वेत और समलैंगिक नस्ली रूप से हीन होते हैं और उनका जीवित रहना मनुष्य जाति के लिए खतरा है। यहूदी, स्लाविक, अश्वेत और समलैंगिक नस्ली रूप से हीन होते हैं और उनका जीवित रहना मनुष्य जाति के लिए खतरा है। यानी इन्हें ऐसा विषाणु मान लिया गया था जिनका सामूहिक संहार ही ऊंची नस्ल के लिए वैक्सीनेशन की तरह से था। एक बार इस पर उन्होंने सर्वसम्मति बना ली, फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं था। नाज़ी पुलिस यहूदियों के घरों में घुस जाती, उन पर कब्जा कर लेती, पुरुषों को यातना शिविरों में भेज दिया जाता और उनसे हाड़ तोड़ काम लिया जाता। औरतों और बच्चों को गैस चैम्बरों में भेजकर मार दिया जाता था। यह अनेक वर्षों तक, कई वर्षों तक चलता रहा
और इस तरह से उन्होंने 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। और इस तरह से उन्होंने 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, केवल एक रेशियल थ्योरी के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर। युद्ध के बाद जब मित्र राष्ट्रों ने नाज़ियों पर न्यूरेमबर्ग कोर्ट में वार क्राइम चलाया तो आला नाज़ी अफसरान वहां पर इस अंदाज से पेश हुए मानो वे कोई नेक कार्य कर रहे थे, और दुष्ट ताकतों ने इसमें खलल डाल दिया है। इनमें कोई ग्लानि की भावना नहीं थी। उल्टे हरमन गारिंग ने जब न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के दौरान आत्महत्या की तो उसने सबसे पहले ग्रेटर जर्मनी जिंदाबाद का नारा लगाया, मानो कोई शहीद हो। हिमलर और गोएबल्स तो पहले ही आत्महत्या करके शहीद हो चुके थे। आज भी जर्मनी में कुछ नियो नाज़ी हैं जो उन्हें हुतात्मा की तरह याद करते हैं, शहीद की तरह से याद करते हैं। मनुष्य जब किसी बात पर सर्वसम्मति बना लेते हैं तो उसके बाद वह कुछ भी कर सकते हैं। और आखिर मनुष्य ने सर्वसम्मति बनाई तभी हमने जंगलों को, पेड़ों को, सबको इतना नष्ट किया। दरअसल ये सर्वसम्मति अगर बंद आंखों से होती है या बंद विचारों से होती है या सार्वभौमिक दृष्टि से नहीं होती, संपूर्ण दृष्टि से नहीं होती है, तो बहुत ही खतरनाक होती है। इसी की तरफ भावगंगा में बार बार इशारा किया जाता है कि आप सर्वसम्मति का फैसला तो हो ही, लेकिन वह संपूर्ण दृष्टि के साथ हो, खुली आंखों के साथ हो। अगर सब लोग अंधे हो जाएं और एक फैसला कर लें तो वो गलत ही होगा। तो वो अंधापन, चाहे वो वैचारिक हो चाहे धार्मिक सो कॉल्ड हो, क्योंकि धर्म तो कभी अंधा बनाता नहीं। खुली आंख धर्म तो यही कहता है आंखें खुली हों। लेकिन अगर जो ट्रेडिशनल धर्म आजकल धरती पर चल रहे हैं, जो आंखों को बंद करते हैं, अगर हम आंखें बंद करके कोई सर्वसम्मत भी बनाते हैं तो फिर वह नुकसानदेह ही होता है, घातक होता है, अपने लिए ही घातक होता है। मनुष्य जब किसी बात पर सर्वसम्मत बना लेते हैं तो उसके बाद वो कुछ भी कर गुजरते हैं। न्याय जैसी चीज का कोई अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि इसके मानदंड समय के साथ बदलते रहते हैं। राष्ट्रों के संविधान नवीनतम मानकों पर आधारित होते हैं, लेकिन भरोसा नहीं कि 100 साल बाद के मानक क्या होंगे। इसलिए हमेशा आंखें खुली रखनी होगी। हर परिवर्तन, हर परिस्थिति को जानना समझना होगा। आखिर अश्वेतों को दास बनाकर रखा जाना चाहिए, यह अमेरिकी संविधान का एक लिखित नियम ही था। पार्लियामेंट में डिबेट अमेंडमेंट के लिए चल रही थी। सुचिंतित संविधान था, लेकिन लिंकन चूंकि फ्रीडम, चाहे श्वेत हों, सबके लिए और सबको अधिकार देने की बात कर रहे थे, इसलिए बहस चल रही थी। बेबीलोन में अगर कोई व्यक्ति किसी की बेटी की हत्या कर देता तो उसे क्या सजा दी जाती थी। मतलब सर्वसम्मति जो कानून थे या स्वीकृति जो कानून थे कितने खतरनाक होते हैं। बेबीलोन में अगर कोई व्यक्ति किसी की बेटी की हत्या कर देता तो उसे क्या सजा दी जाती थी। बदले में उसकी भी बेटी की हत्या कर दी जाती थी। आंख के बदले आंख, तुमने उसकी बेटी मारी, हम तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे, यही कानून था। आज 2000 साल बाद जब हम इस नियमावली को पढ़ते हैं तो पूछते हैं, लेकिन हत्यारे का क्या? 2 निर्दोष लड़कियों को मार डाला गया, हत्यारों को कुछ नहीं हुआ, और 2 हत्यारे खुले में घूमते रहे, इसमें कहाँ न्याय है। लेकिन बेबीलोन वालों को उसमें न्याय लगता था, वे उसके लिए सर्वसम्मत थे, एकमत थे। एंशिएंट पुराने रोम के लोग क्या क्या कारनामे करते थे, इस पर तो ग्रंथ लिखे गए हैं। अकल्पनीय, जघन्य कृत्य। सब यूरोप में आज से 200 साल पहले तक मृत्युदंड की सजा सार्वजनिक रूप से गला काट कर की जाती थी, गिलोटिन मशीन के द्वारा। फिर अपराधी का कटा हुआ सर उठाकर भीड़ को दिखाया जाता था। सामूहिक अवचेतन संतुष्ट होता था। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उसने राजा और रानी का भी ऐसा ही गला काट दिया। रूस में क्रांति हुई तो क्रांतिकारियों ने जार के मासूम बच्चों को गोली मार दी। उन मासूमों का क्या दोष, जो पूरी तरह से बेकसूर थे। और क्रांति मनुष्यता की बेहतरी के लिए हुई थी, मनुष्यता की बेहतरी के लिए क्रांति की जा रही थी और मासूम बच्चों को मारा जा रहा था।
इतिहास को पढ़ें और खुद से पूछें कि आज आपको जो न्याय लगता है, क्या 2000 साल बाद वह किसी को न्यायपूर्ण लगेगा? आज हम जो इतना पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु काट रहे हैं, क्या ये न्यायपूर्ण है? युवाल हरारी ने कहा कि मनुष्यों में कलेक्टिव मिथ्स के निर्माण की अद्भुत क्षमता है। युवाल हरारी ने कहा कि मनुष्यों में कलेक्टिव मिथ्स, सामूहिक सर्वसम्मत मिथ्स, ऐसे विचार गढ़ लिए सबकी सहमति जिसमें बनती है, वे कागज के टुकड़ों पर सर्वसम्मत बना लेते हैं तो वह मुद्रा बन जाती है। अगर कागज के टुकड़ों को सर्वसम्मत सबने मान लिया, बहुमत ने सरकार चुनी, सरकार ने मान लिया कि एक कागज एक मुद्रा है, तो वो मुद्रा बन गई, कागज का टुकड़ा वो मुद्रा बन गई। फिर उसके लिए मर मार कर सकते हैं। कागज पर खींची लकीरों पर सर्वसम्मत बनाते हैं तो राष्ट्र की संप्रभु सीमा बन जाती है। फिर उसके लिए युद्ध लड़ सकते हैं। एक सामूहिक कल्पना पर सर्वसम्मत बनाकर उसे ईश्वर घोषित कर देते हैं। एक सामूहिक कल्पना पर सर्वसम्मति बनाकर उसे ईश्वर घोषित कर देते हैं और उसी को पूजते हैं, जबकि स्वयं उन्होंने ही वो मूर्ति बनाई थी और स्वयं उन्होंने ही उसकी कल्पना की थी। उनका मनुष्यों से पूर्व कोई अस्तित्व तो नहीं था और कोई धारणा नहीं थी। उन मनुष्यों ने जिसको उस ईश्वर की परिकल्पना की या उनकी मूर्ति बनाई, उसके पहले उस ईश्वर का कोई अस्तित्व तो नहीं था। तो मनुष्यता भीड़ के तर्क से संचालित होती है। क्या सही है, क्या गलत है, यह मत पूछो। क्या सर्वमान्य है, यह पूछो। सब लोग क्या मानते हैं, यह पूछो। क्या सर्वमान्य है, यह पूछो। अगर मैं यह कह रहा हूं, तुम कर रहे हो, यह सब कर रहे हैं, तब तो यह सही ही है। फिर भले वह सामूहिक अपराध ही क्यों न हो। दंगा फसाद में लूट खसोट पर सहमति निर्मित होती है। जब एक देश की सेनाएं विजेता की तरह दूसरे देश में घुसती हैं तो औरतों के साथ बलात्कार सर्वसम्मति से किया जाता है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए आपराधिक नियम, कायदे, कानून सब सापेक्ष हैं, लेकिन सर्वसम्मत से बनाए गए हैं। वे आज हैं, कल नहीं थे, और वे किसी भी क्षण स्थगित किए जा सकते हैं, बशर्ते भीड़ को एक दूसरे का संबल मिल जाए। बशर्ते कि भीड़ को एक दूसरे का संबल मिल जाए। आज पूरी दुनिया के मनुष्यों ने इस बात पर सर्वसम्मत बनाई हुई है कि पशुओं को मारकर खा लेना एकदम उचित है। आज पूरी दुनिया के मनुष्यों ने इस बात पर सर्वसम्मति बनाई हुई है कि पशुओं को मारकर खा लेना एकदम उचित है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पशुओं को फैक्ट्रियों में उत्पाद की तरह से पैदा करना, वहां उन्हें बंधक बनाकर रखना और फिर क्रूरता से मार डालना, यह सर्वमान्य है। इसलिए सूर्यास्त के रंगों को देखकर जिनका गला रुध जाए, वैसे अत्यंत संवेदनशील लेखक कविगण भी बड़े आराम से मांस खाते हैं। इसीलिए सूर्यास्त के रंगों को देखकर, सूर्यास्त हो रहा है उसका दुख जो मनाते हैं, उनका गला रुध जाता है, वैसे अत्यंत संवेदनशील लेखक कविगण भी बड़े आराम से मांस खाते हैं, क्योंकि वे सर्व स्वीकृत वस्तु कर रहे होते हैं, सर्व स्वीकृत चीज कर रहे होते हैं। वे एक पक्षी पर कविता लिखते हैं, दूसरे का चित्र बनाते हैं, तीसरे को मारकर खा लेते हैं। वे एक पक्षी पर कविता लिखते हैं, दूसरे का चित्र बनाते हैं, तीसरे को मारकर खा लेते हैं, और इनमें उन्हें कुछ भी विचित्र नहीं लगता, न कोई पीड़ा होती है। पूरी मनुष्य जाति जैसे नींद में डूबी हुई। पूरी मनुष्य जाति, आज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे पे, कल जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे पे, इससे अच्छी आर्टिकल भी और कोई नहीं हो सकती। पूरी मनुष्य जाति जैसे नींद में डूबी हुई है। इसका अपना कोई विवेक नहीं है। भीड़ का विवेक ही इनका विवेक है। भीड़ का विवेक ही इनका विवेक है। भीड़ फसाद भी करती है और भीड़ संविधान भी बनाती है। भीड़ फसाद भी करती है और भीड़ संविधान भी बनाती है। दोनों के पीछे सर्वमान्यता का तर्क काम करता है। दोनों के पीछे सर्वमान्यता का तर्क काम करता है। अब सुशोभित अंत में लिखते हैं, मेरी दृष्टि में मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है। जिन जिन बातों पर भीड़ ने सहमति बना ली है, उन्हें प्रश्नांकित करना। मेरी दृष्टि में, वही खुली आंखों वाली बात सुशोभित आखिरी पैराग्राफ में कह रहे हैं,
कि मेरी दृष्टि में मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, जिन जिन बातों पर भीड़ ने सहमति बना ली है उन्हें प्रश्नांकित करना, उस पर प्रश्न उठाना, उसका मुआयना करना, उसमें तर्क संगति खोजना, उसमें संवेदना और संपूर्णता खोजना। हर वो मूल्य, हर वो धारणा जो सर्वमान्य है उससे सावधान। हर वो मूल्य, हर वो धारणा जो सर्वमान्य है उससे सावधान। उसका परीक्षण करो, उसकी सत्यता की खोज करो और यह एक लगातार कंसिस्टेंट नैतिक तार्किक सरणी का सूत्रपात करो। लगातार एक नैतिक तार्किक सरणी का सूत्रपात करो, एक प्रक्रिया का सूत्रपात करो, एक रास्ते का सूत्रपात करो। फिर चाहे आप पूरी दुनिया में अकेले ही क्यों ना हो, फिर आप चाहे पूरी दुनिया में अकेले ही क्यों ना हो, किसी चीज का अगर पूरी दुनिया सही मानती है, इतने भर से आप भी उसको सही मत मान लो। पूरी दुनिया किसी चीज को सही मानती है, फिर भी अगर आपकी आंखें कुछ और कहती हैं तो आप उसको अस्वीकार कर दो। अपने पर विश्वास रखो। इतने भर से आप भी उसको सही मत मान लो। एक मेधावी नैतिक विद्रोह करो, एक मेधावी नैतिक सत्य पर आधारित विद्रोह करो, संपूर्णता पर आधारित, सबके कल्याण के लिए। पूरी दुनिया अगर सुसाइड करने जा रही हो और आपकी आंखें खुली हों, आप बचा सकते हो तो दुनिया को बचा लो। ये आखिर वाली मेरी बातें हैं। उनका तो यहीं पे ख़त्म हो गया, एक मेधावी नैतिक विद्रोह करो। लेकिन उसमें मैं इतना जोड़ता हूँ कि अगर पूरी दुनिया आंखें बंद किए हुए है और सुसाइड के कगार पे, ख़त्म होने के कगार पे है, तो बचाने की कोशिश करो। ये एटम बम, मैं बार बार कहता हूँ, एटम बम जो गिराए जा रहे हैं, ये किस पे गिराए जा रहे हैं? केवल मनुष्यों पर? जीव जंतु वनस्पतियों पर सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा तो धरती माँ पर। हम धरती माँ को नष्ट कर रहे हैं। धरती माँ वेंटिलेटर पे आ गई हमारे कुकर्मों से, और हमने सब जो कुछ किया है जिससे धरती माँ वेंटिलेटर पे आई है, ये हमारे ही कुकर्मों, सर्वसम्मत कुकर्मों से हुआ है। और धर्म और राजनीति सबसे ज्यादा खतरनाक, ट्रेडिशनल धर्म, असली धर्म नहीं। असली धर्म तो संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा महसूस करना, फिर उसमें कोई भेदभाव का स्कोप नहीं है। लेकिन धर्म और राजनीति, वो दधीच वाली मेरी कविता याद करिए कि धर्म और राजनीति, यही पूरी दुनिया की आंखें बंद किए हुए हैं और पूरी दुनिया को, पूरी धरती को, पूरी मानव जाति को, सारे जीव जंतु वनस्पतियों को नष्ट करने के कगार पे आंखें खोलने की जरूरत है। अपनी आंखें खोल करके जो दिखे उसके आधार पर फैसले लेने की जरूरत है। इसी के साथ आज की भावगंगा समाप्त करें। इसके पहले दो प्रतिक्रियाएं जो आई हैं, राजेश शर्मा ने लिखा है, बहुत देर से मिले आप हमें, 310 नंबर की भावगंगा ने तो हमें विभोर कर दिया। तीनों कहानियां वास्तव में हमें बिना आंसू निकले नहीं पढ़ने नहीं दे पा रही थी। हे भारत देश के महान विचारक, आप इस तरह आगे बढ़िए और दलालों को देश से बाहर निकालिए। हम सब आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद राजेश शर्मा जी। बस मुझे आपसे भी उम्मीद है कि आप अपनी आंखें खुली रखेंगे। भुवनेश्वर जी ने लिखा है उड़ीसा से, आज की भावगंगा सुनकर
आपका लिखा शेर संवेदना ही वेद पुराण होती है, वेद और पुराण होती है। गौर से देखो तो वही कुरान होती है, और जब रूह पाक हो जाती है तो वही राम और रहमान होती है। आज सभी वाकया जैसे उस सेवक द्वारा बाकी मूर्ति को तोड़ना, अखबार वाले का बिल गेट को बिना पैसे अखबार देना, और एक नौकरानी का अपने मालकिन के लिए सेवा भाव, और अंत में श्री दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानकारी, मन गदगद हो गया। खास करके यह जानकर कि मैं भी गोरखपुर में ही डीएवी से पढ़ाई की थी, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। सबसे बड़ी बात इस भावगंगा की, आदमी दिल से अमीर होना चाहिए। जो दिल से अमीर होते हैं वे दूसरों के दर्द से संवेदनशील हो, अपने तन मन या धन से जैसे भी हो मदद करते हैं। जीवन परमार्थ के लिए है और आप इस मंच से यही करते हैं। धन्यवाद भुवनेश्वर जी। ये 2 लाइनें कहीं से आई तो वो भी बहुत अच्छा लगा। सबसे सुंदर नाता 2 नयनों का होता है। दोनों आंखों का एक दूसरे से जो नाता है वो सबसे सुंदर होता है। एक साथ खुलते बंद होते हैं। जो सबसे सुंदर नाता 2 नयनों का होता है, एक साथ खुलते बंद होते हैं, एक साथ रोते और एक साथ सोते हैं, एक साथ रोते और एक साथ सोते हैं, वो भी जीवन भर बिना एक दूसरे को देखे। अब तो मिरर आ गया, जब से दर्पण का आविष्कार हो गया शायद उन्होंने एक दूसरे को देखा भी, लेकिन उसकी मिरर में झांकी देखी, खुद उनको नहीं देखा। तो सबसे सुंदर नाता 2 नयनों का होता है। एक साथ खुलते बंद होते हैं, एक साथ रोते और एक साथ सोते हैं, वो भी जीवन भर बिना एक दूसरे को देखे। और अंत में बस एक ये और कहीं से 2 लाइन और मिली थी, वो भी आपके सामने रखता हूँ। ये बहुत प्रचलित है, लेकिन मेरे अपने ही हाथों से तरासे गए वो खुरदुरे पत्थर, मेरे अपने ही हाथों से तरासे गए वो खुरदुरे पत्थर, आज बुत खाने में, मंदिरों में जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती हैं, आज बुत खाने में सभी भगवान बने बैठे हैं। मेरे अपने ही हाथों से तरासे गए वो खुरदुरे पत्थर, आज बुत खाने में सभी भगवान बने बैठे हैं। यह जो मूर्तियां हैं उनके लिए भी है, और लोकतंत्र में हम जिन खुरदरे लोगों को वोट दे करके भगवान बना करके भेज देते हैं विधानसभा और लोकसभा और अलग अलग स्तरों पर, जबकि वो हमारे सेवक होने चाहिए, तो वो भी अपने को भगवान खुदा समझे बैठे हैं। तो इसलिए आँख खोल करके रहने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ समाप्त होती है। आपका आज का दिन शुभ हो, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। 9 दिन का आपका ये व्रत सफल हो, खुशदायी हो, और नए विक्रम संवत का 2080 का हर दिन आपके लिए शुभ हो। इसी के साथ, और आज का दिन विशेष रूप से शुभ हो। इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ विराम लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।